बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन सी कैसे हमें कैंसर से बचाता है, कैसे एजिंग को प्रिवेंट करता है, बूढ़ा होने से बचा के रखता है, हमारी हड्डियों दांतों को मजबूत कैसे रखता है और रिंकल से कैसे हम बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किन्नों माल्टे और खट्टी चीज़ें क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट विटामिन है दैट इज़ आल्सो नोन एज सिट्रस एंटीऑक्सीडेंट के स्कैवेंज करता है ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ को या फ्री रेडिकल्स को और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ देता है हमें और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देता है जो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में लेटर। तो विटामिन सी जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, किन्नों, माल्टे, लेमन, मैंगो एट्सेट्रा, इनमें ये जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। पार्सले, पेपर और पोटैटोज़ भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसका और ये होता है ऐसी सारी चीज़ों में जो कि फ्रेश होती हैं, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स या जिन्हें हम कहते हैं अनकुक्ड कंडीशंस जो है वो इसका बेस्ट सोर्स है। जब हम इनकी कर लेते हैं कुकिंग या इनको स्टोर कर लेते हैं, लाइट इन्हें विजिबल लाइट प्रोवाइड कर दी जाए या रेडिएशंस दे दी जाएं, हीट कर दिया जाए, तो इन तमाम प्रोसेसेस के दौरान विटामिन सी जो है या एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेस्ट सोर्स जो है विटामिन सी का वो है फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स और ये जो विटामिन सी है ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है हमारी इंटेस्टाइन में। एक्टिव एब्जॉर्प्शन से हम समझते हैं कि ये जो है इवन दो हमारे इंटेस्टाइनल जूस में कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है लेकिन फिर भी हमारा ब्लड जो है वो इसे अब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग एटीपी। तो विटामिन सी जो है इसकी बायोसिंथेसिस इंसानों में तो ये सिंथेसाइज नहीं होता, हालांकि पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो इसकी सिंथेसिस में वो पॉसिबल हैं और इंसानों में होते भी हैं, लेकिन फाइनल स्टेप के लिए जो एंजाइम है वो अवेलेबल ना होने की वजह से तो प्लांट्स वगैरह इन्हें सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है ग्लूकोयूरानेट में और ग्लूकोयूरानेट जो है कन्वर्ट होता है ग्लूकोनेट में, एल ग्लूकोनेट में, और ये जो एल ग्लूकोनेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल ग्लूनोगैमा लैक्टोन। जो तीनों स्टेप्स हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है एल ग्लूनोगैमा लैक्टोन में, ये इंसानों में पॉसिबल है। लेकिन जो फोर्थ और फाइनल स्टेप ग्लूनोगैमा लैक्टोन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एल एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो इंसानों में एब्सेंट होने की वजह से ये ह्यूमन में इसकी जो है वो बायोसिंथेसिस नहीं होती। तो इस वजह से हमें ये फूड सोर्स के तौर पर या सप्लीमेंट के तौर पर ही लेना पड़ता है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। अब विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वन है रिलेशनशिप ऑफ कोलेजन एंड विटामिन सी। कोलेजन हमें पता है फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और 50% हमें पता है हमारे ड्राई वेट का वो होती हैं मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स, और उन 50% जो प्रोटीन्स हैं उनमें से ये अकेली प्रोटीन ही हाफ ऑफ ऑल द प्रोटीन हमारी बॉडी का मास बनाती है, कि अकेली 50% होती है ये जो कोलेजन है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के तौर पर रोल प्ले करती है स्किन में, आर्टरीज में, टेंडन्स, बोन्स, टीथ और कार्टिलेज में। ऐसी प्रोटीन है जो राउंड अबाउट 1000 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। जो 1000 अमीनो एसिड्स हैं उनमें से भी ज़्यादातर जो अमीनो एसिड हैं वो 2 तरह के हैं, एक है ग्लाइसिन मोस्ट अबंडेंट है और दूसरा है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये 2 अमीनो एसिड्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये बनी हुई होती हैं और ट्रिपल हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं कि तीनों पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स होती हैं। तो ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। उस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के ऊपर फिर बोन मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता है और मिनरल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट वन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है जो हमारी बोन बनाता है। इसी तरह से ये प्रेजेंट होती है हमारी स्किन में, और स्किन में जब कट लग जाए तो उस कट को ग्लू टुगेदर करती है और स्कार्स के
वुंड के जो स्कार्स बनते हैं ये वुंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये प्रेजेंट है आर्टरीज कैपिलरीज की वॉल्स में और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फिर कोलेजन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बन जाता है टू प्रोवाइड अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। अब हम देखते हैं कि इस एस्कॉर्बिक एसिड का क्या चक्कर है कोलेजन के साथ, किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है कोलेजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में। वैसे तो हमें पता है कि ये राउंड अबाउट 1000 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें ज़्यादातर 2 अमीनो एसिड्स जो हैं, एक ग्लाइसिन और दूसरा प्रोलीन, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट भी हैं इसके स्ट्रक्चर में। उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करवाने में और फिर उनकी हाइड्रोक्सिलेशन करने में विटामिन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इंतहाई एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोलेजन फ्रॉम प्रो कोलेजन। तो कोलेजन की फॉर्मेशन में सबसे पहले स्टेप में ग्लाइसिन और प्रोलीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी और बनाते हैं प्रो कोलेजन, और ये प्रो कोलेजन जो है फिर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन। नेक्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट क्रूशियल वन, जिसमें कि ये असल में प्रोलीन को विटामिन सी जो है वो करता है कन्वर्ट हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, हाइड्रोक्सीलेटेड कर देता है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ऐड करवाता है प्रोलीन में, और इसी तरह से लाइसिन जो है उसको भी हाइड्रोक्सीलेटेड करता है और हाइड्रोक्सी लाइसिन बनाता है। तो दोनों में ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड कर देता है, जिससे ये 2 अमीनो एसिड्स जो हैं वो चेंज होते हैं कि प्रोलीन जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन में और लाइसिन जो है वो हाइड्रोक्सी लाइसिन में कन्वर्ट होता है, और फिर जो कोलेजन है या प्रो कोलेजन जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द कोलेजन, और साथ में 2 और रेजिड्यूज मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, जो कि फाइनली बना देते हैं हमारी प्रोटीन कोलेजन। तो इस कोलेजन की फॉर्मेशन के वक्त एक मॉलिक्यूल जो है विटामिन सी का वो होता है डिस्ट्रॉयड इस तरह से कि वो अपने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो प्रोवाइड करता है प्रोलीन और लाइसिन को, ताकि उन्हें हाइड्रोक्सीलेटेड किया जा सके। ये वाले जो दोनों अमीनो एसिड हैं इनमें हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है वो इस वजह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस लिंकिंग द ट्रिपल हेलिसेस ऑफ कोलेजन इनटू द फाइबर्स, और नेटवर्क बनाता है जो कि फिर टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ बाइंड टुगेदर करके रखते हैं। कि हाइड्रोक्सी लाइसिन ही वो ऐसी शय है जो एक हीलिक्स, ये दूसरा हीलिक्स और तीसरा हीलिक्स, तीनों को एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस लिंक करके रखता है। तो ये तो था कि विटामिन सी जो है वो कोलेजन की फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोलेजन में अगर या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़ाहिर है कोलेजन फॉर्मेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि ओरिजिनली होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ द विटामिन सी, एक तो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ज़ाहिर है उनमें कोलेजन जो है वो प्रॉपर डिपॉजिट नहीं होता, जिस वजह से बोन डिजेनरेटिव डिजीज़ जो हैं वो काज हो जाती हैं। दूसरा, आर्टरीज जो हैं वो भी ब्रिटल हो जाती हैं, ज़्यादा आसानी से टूट सकती हैं, जिस वजह से जो है वो रिस्क जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ड्यू टू द लोअर प्रोडक्शन इन कोलेजन। कोलेजन जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारी स्किन को चूँकि बाइंड करके रखता है उसमें, या टाइटनेस ऑफ स्किन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी ये डिग्रेडेशन होगी कोलेजन की, रिंकल्स बन जाएंगी, तो रिंकलिंग फॉर्मेशन जो है या रिंकल फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। अब रिंकल्स जो हैं वो अकेला कोलेजन ही नहीं बनाता या विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं काज करता, कुछ रिंकल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं हम रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ या जिन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स भी ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं हमारी स्किन में, कोलेजन में, जिस वजह से रिंकलिंग आ जाती है। तो जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं हमारी कोलेजन जो है वो हाईली क्रॉस लिंक्ड होती जाती है। हाईली क्रॉस लिंक्ड होने की वजह से वो ज़्यादा रिजिड हो जाती है। तो ज़्यादा रिजिड हो जाने की वजह से स्किन जो है हमारी ऊपर से वो एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाती है, जिससे रिंकल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। तो ये तो था कि विटामिन सी जो है उसका लेक कैसे जो है या उसकी कमी जो है वो कैसे कोलेजन पर इफ़ेक्ट करती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट वन है जो फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है कोलेजन की सिंथेसिस पर, वो है फेरस कंपाउंड्स।
आयरन Fe+2 जो है वो रिक्वायर होता है एज अ को फैक्टर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द कोलेजन। तो असल में आयरन जो है वो अपनी फेरस फॉर्म से वो कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर एनी फेरिक फॉर्म में। तो फेरिक फॉर्म जो है ये तो प्रॉपरली इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकती, तो फिर हमारी हेल्प को आता है यही विटामिन सी। ये विटामिन सी जो है वो रोल प्ले करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि ये जो Fe+3 है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कन्वर्ट कर देता है Fe+2 में, ताकि ये Fe+2 फेरस फॉर्म में ये जो आयरन है ये इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सके, को फैक्टर के तौर पर रोल प्ले कर सके, ताकि कोलेजन जो है वो कोलेजन की सिंथेसिस जो है वो हो सके। तो फेरिक आयंस को फेरस आयन में कन्वर्ट करता है विटामिन सी, और इस तरह से एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें जो वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विटामिन सी का रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो पहले हम ये देख लें कि ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ कैसी होती हैं, या फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ें हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जब किसी भी स्पीशीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ज़ाहिर है वो इन सर्च ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन होता है कि वो कहीं से और एक इलेक्ट्रॉन ले और अपना डुप्लेट पूरा करे अपने आउटर मोस्ट शेल में, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करने के चक्कर में होता है। जब ऐसे अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के चक्कर में होते हैं तो ज़ाहिर है ऐसे फ्री रेडिकल्स में वो फिर अटैक करते हैं नियरेस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स पर, और उन स्टेबल मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स जो वो निकाल लेते हैं, जिसे हमने यहाँ लिखा है कि स्टील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स में से निकल जाएंगे तो ज़ाहिर है इस अटैक के नतीजे में वो भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो ज़ाहिर है अगले में से निकालेंगे। तो इस तरह से इस अटैक को, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इसे अटैक को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गई है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। हमारी बॉडी भी नेचुरली जो है वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में फ्री रेडिकल्स जो है वो बनाती है। फ्री रेडिकल्स जो हैं ज़्यादातर बनते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स में, और फ्री रेडिकल्स जो वाइट ब्लड सेल्स में बनते हैं वो बनते हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है पर्पसफुली क्रिएट कर लेता है वायरसेस और बैक्टीरिया को से हमें बचाने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम फेगोसाइट्स कहते हैं वो असल में करते क्या हैं, वो ऐसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टार से हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या एक फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये जाके क्या करते हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन्स जो होती हैं उन प्रोटीन्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। उन प्रोटीन्स में से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स हो जाती हैं ऑक्सीडाइज्ड, और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में ज़ाहिर है जब प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो जाएंगी तो बैक्टीरिया के सारे प्रोसेसेस जो रुक जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है यूजुअली। तो पर्पसफुली इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये ज़ाहिर है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जबकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो हो सकती है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे पॉल्यूटेंट्स मुख्तलिफ तरह के, रेडिएशन जो हैं, सिगरेट स्मोक जो है दैट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स, और सर्टेन पेस्टिसाइड्स भी ये काम कर सकते हैं हमारी बॉडी में कि वो फ्री रेडिकल्स जो हैं प्रोड्यूस कर देते हैं जो फिर हमें ऑक्सीडेटिव डैमेज देते हैं। अब विटामिन सी जो है वो कैसे हमें बचाता है, या एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कैसे इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचा के रखता है। हाउ विटामिन सी प्ले अ रोल एज एन एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो विटामिन सी जो है न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, खुद फ्री रेडिकल बने बगैर। तो कैसे ये करता है, ये जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ आप देखो इस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है, एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है, ये यहाँ से अपने दोनों हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देता है। तो इन दोनों एडजेसेंट कार्बन से जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में, जो कि एक स्टेबल स्पीशीज़ हैं। तो असल में एस्कॉर्बिक एसिड जो है
वो अपने हाइड्रोजन देता है, जिनमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिर फ्री रेडिकल ले लेते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस तरह से अस्कॉर्बिक एसिड फ्री रेडिकल्स को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके प्रिवेंट करता है कि वो चेन रिएक्शन रन करें। तो इस तरह से जो चेन रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ का वो स्टॉप हो जाता है। तो अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो फिर ऐसे एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो विटामिन सी चूँकि स्टेबल है अपनी हाइड्रोजन के साथ भी और विदाउट हाइड्रोजन एटम भी, तो फिर हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को कि कहीं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, जैसा कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और स्पेशली न्यूक्लिक एसिड्स को डैमेज से बचा के रखता है इन फ्री रेडिकल्स के। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स अगर डैमेज हो जाएं तो उनमें म्यूटेशन आ जाती है और ये म्यूटेशंस जो हैं समटाइम्स कार्सिनोजेनिक होती हैं। तो हमें हेल्प करता है कि प्रिवेंट करे हमें कैंसर से, तो रिड्यूस करता है कैंसर के रिस्क को ये जो विटामिन सी है अपनी इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बिना पर। विटामिन सी रीजनरेट करने में हेल्प करता है बीटा कैरोटीन्स को और विटामिन ई को जब वो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन ई और बीटा कैरोटीन्स को भी इस काबिल बनाता है कि वो मज़ीद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करें आफ्टर देयर यूटिलाइजेशन। तो कन्वर्ट बैक कर लेता है उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में विटामिन सी जो है। Another important antioxidant function of vitamin C is the assistance in the absorption of iron, and second one its protection from the और oxidation। इम्पॉर्टेंट रोल जैसा हमने वजह पहले से डिस्कस किया, विटामिन सी हमें कैंसर से बचाने की कोशिश करता बनने है, से वो रोकता है। दूसरा कि ये नाइट्रोसामीन्स नहीं बनने देता Fe2 हमारे को- इंटेस्टाइन sorry, में अगर ये Fe3 को प्रेजेंट convert हो करता है Fe2 तो में, नाइट्रेट्स उसे जो कि electron हमारे देके, फूड मटेरियल में ताकि प्रेजेंट होते हैं oxidation जो है वो ना वो हो, कन्वर्ट और हो सकते हैं कैंसर काजिंग जब ये एजेंट्स फेरिक को नाइट्रोसामीन्स फेरस में में कन्वर्ट करता है तो तो विटामिन फेरस सी जो है वो इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करता इन है नाइट्रोसामीन्स को बनने से रोक के for रखता है। तो अगर विटामिन सी formation हमारे of बॉडी में collagen कम मिकदार में हो या बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो तो नाइट्रेट्स जो हैं वो नाइट्रोसामीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जो कैंसर काजिंग या कार्सिनोजेनिक एजेंट के तौर पर रोल प्ले कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विटामिन सी का वो ये कि ये हेल्प करता है हमारी इन कॉमन कोल्ड्स। कैसे? बाई रिड्यूसिंग द डैमेज फ्रॉम द फेगोसाइट के फेगोसाइट्स जो हैं वो चूँकि रिलीज़ करते हैं फ्री रेडिकल्स, तो ये उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है विटामिन सी ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस, ताकि वो फ्री रेडिकल्स हमारे मज़ीद सेल्स को या मॉलिक्यूल्स को डैमेज ना करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट वन जो रोल ये प्ले करता है वो ये एंटीहिस्टामीन इफ़ेक्ट हैं इसके। हिस्टामीन एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स है जो इन्फेक्शन में स्पेशली कॉमन कोल्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होता है, तो ये उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। और फेगोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स को चार्ज अप रखता है विटामिन सी ताकि वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। और इंटरफीरॉन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। इस चीज़ को रोकता है कि कहीं कोल्ड जो है वो प्रोग्रेस होकर नमूनिया में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मोर विटामिन सी हमें रिक्वायर होता है ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशंस। तो इन इफ़ेक्ट्स की वजह से विटामिन सी जो है वो हमें नज़ला ज़ुकाम से बचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके वो ये है कि यह कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, इसके रिस्क को लोअर डाउन करता है, कैंसर्स को, कैटारैक्ट्स हमें पता है वो आँखों में जिसे कहते हैं मोतिया आ गया उसको रिमूव करता है, और लेड लेवल्स को मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में जो कि एक और कार्सिनोजेनिक एजेंट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट्स के लेवल को मेंटेन रखता है हमारे ब्लड में विटामिन सी जो है। कैसे? कि विटामिन सी जो है रिस्पॉन्सिबल है लाइसीन को कन्वर्ट करवाने में कार्निटीन में। पिछले कई लेक्चर्स में जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स हैं वो कैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि लिपिड्स जो हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर हों। तो कार्निटीन ऐसी शय है जो माइटोकॉन्ड्रियन में एंट्री में हेल्प करती है फैट्स की। तो फैट्स जो हैं
वो जब एक दफ़ा माइटोकॉन्ड्रियन में इस कार्निटीन की मदद से एंटर हो जाते हैं तो फिर माइटोकॉन्ड्रियन इनको ऑक्सीडाइज करता है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो लाइसिन कार्निटीन में कन्वर्ट करवाता है या कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है हमारी विटामिन सी। इस तरह से वो फैट्स के लेवल को ब्लड में करता है लो डाउन, फैट्स के या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, जिससे हमें फिर ये प्रिवेंट करके रखता है हार्ट डिजीज़ से और ऐसे मुख्तलिफ़ तरह के और प्रॉब्लम से जो कि कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड होते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में विटामिन सी जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि विटामिन सी रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉरएपिनेफ्रिन। हमें पता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स में ये ज़्यादा मौजूद होता है विटामिन सी, जहाँ पर ये फिर नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है और ये एज अ को फैक्टर एक्ट करता है एंजाइम के लिए, उस एंजाइम के लिए दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन। कि नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है ये डोपामीन से। डोपामीन हमारा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉरएपिनेफ्रिन हमें पता है फिर वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है और हमें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे लो रखता है ये हम मज़ीद यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि विटामिन सी जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल एक तो लो करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवाता है बाइल में, कि लिवर की हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द बाइल। और दूसरा ये इस गाल ब्लैडर को करवाता है कॉन्ट्रैक्ट, और गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बाइल जो गाल ब्लैडर में स्टोर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर सके। इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है या मिनिमाइज करता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के कंडीशंस जो है वो काज कर सकती है, जिनमें से एक तो है कि ब्लीडिंग गम हो सकते हैं, हेमरेजेस हो सकते हैं स्किन के अंडर, जिस वजह से हमें पता चलेगा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है वो हो रहे हैं। ऐसे ही मसल्स जो हैं वो डिटोरियोरेट हो जाते हैं, स्पेशली हार्ट मसल्स जो हैं उनकी डिटोरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। टीथ जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और क्योंकि प्रॉपर कोलेजन जो है वो फॉर्म नहीं हो रही, फॉल हो सकते हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं चूँकि कोलेजन उनमें मेंटेन रखता है उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी इलास्टिसिटी को, तो कोलेजन की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होता है विटामिन सी। तो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी आती है तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रह पाती, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ भी उनकी कम हो जाती है। और विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो डेथ काज कर सकती है। और कैसे डेथ काज कर सकती है? स्कर्वी की वजह से, कि जिसमें इंटरनल हेमरेजेस जो हैं वो काज कर सकते हैं। स्कर्वी की वजह से इंटरनल हेमरेजेस हो जाते हैं जो फिर हेमरेज जो है वो लीड कर सकता है डेथ को। तो विटामिन सी जो है इस तरह से उसकी डेफिशिएंसी जो है मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस जो है वो काज कर सकती है। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने देखा कि विटामिन सी जो है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, सिंथेसाइज कैसे होता है और कैसे वो कोलेजन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, उसके मुख्तलिफ रोल एज एंटीऑक्सीडेंट और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट एक टेबल है जिसमें हम देखेंगे कि हमें डेली कितना विटामिन सी जो है वो रिक्वायर होता है।